हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बोर्ड प्रेप। कैसे हैं आप सब? आई होप यूर ऑल डूइंग वेरी वेरी फाइन एंड वेलकम टू द फटाफट रिवीजन सीरीज मैथमेटिक्स फॉर योर अपकमिंग बोर्ड्स। जैसा कि आप जानते हो, अभी तक हम सारे चैप्टर्स जितने कवर कर चुके हैं, सबको दो 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 छोटे छोटे पार्ट्स में कवर किया है हमने। और इसमें आपको मिल रहे हैं कॉन्सेप्ट शीट्स एंड ऑल्सो यू आर गेटिंग द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, सो इट इज़ द परफेक्ट रिविजन सीरीज फॉर यू। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका चैप्टर हाइट्स एंड डिस्टेंसेज। मोस्ट प्रॉबेबली वील हैव जस्ट वन पार्ट ऑफ इट बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, दो ही चीज़ें हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसमें जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आज हम इंक्लूड कर लेंगे। अगर कुछ बचता है तो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। वैसे बचना नहीं चाहिए, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लिमिटेड है, तो जल्दी जल्दी निपट जाएगा। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज का सेशन अपना। सबसे पहले आता है भाई आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है देखना कि भाई द लाइन ऑफ साइट क्या होता है। लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। बेसिकली जो आपके देखने की जो लाइन है, मतलब आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हो, जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप एंगल बना रहे हो, उस एंगल को बनाने के लिए आपकी लाइन ऑफ साइट, मतलब आपकी जो साइट लाइन बना रही है, बस उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। जैसे अगर मैं यहां खड़ी हूं और मैं ऊपर देख रही हूं, तो जहां भी मैं देख रही हूं वहां और मेरी आईज को कनेक्ट करती हुई जो लाइन होगी उसको लाइन ऑफ साइट बोला जाएगा। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई है एंड वो ऊपर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को देख रही है, दैट इज काइट। तो काइट और उसकी आंखों को जोड़ती हुई जो लाइन है उसको आप क्या कहते हो? लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट समझ में आ गई है तो अगली चीज भी समझ आ जाएगी। The angle of elevation of the point viewed is the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is being viewed is above the horizontal level. एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन नाम से पता चल रहा है कि भाई किसी हाइट की बात हो रही है, कोई ऐसी चीज है जो ऊपर है ना। तो आपका जब कोई ऑब्जेक्ट आपके आई लेवल से ऊपर होता है, आप उसको देखते हो, तो आपकी लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ में जो एंगल बनता है, मतलब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल जो दो लाइंस हैं, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, इसको आप कहते हो एंगल ऑफ एलिवेशन। ऑलराइट, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि भाई ये आंखें हैं उस लड़की की, यहां से ही वो ऊपर देख रही है, तो लाइन ऑफ साइट इधर बन रही है। हॉरिजॉन्टल लेवल भाई अब यहाँ कंसिडर होगा, नीचे नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल हमेशा उसी लाइन को कंसिडर किया जाता है जहां से आपकी लाइन ऑफ साइट स्टार्ट हो रही हो, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा वो आपका बन जाएगा क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन। अब थोड़ा सा नीटली हम देख लेते हैं इसको। अभी तो हमने खूब सारी लाइनें बना दी। सो बेसिकली आप अगर यहां से देख रहे हो इस पॉइंट को, मतलब काइट को जो है वो आप यहां से देख रहे हो और आपकी ये वाली जो लाइन बन रही है, और अभी क्योंकि लाइन ऑफ साइट आपकी यहां से स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, तो आपका हॉरिजॉन्टल इसको कंसिडर किया जाएगा और इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन किसी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से भी बन सकता है, जहां पे लाइन ऑफ साइट की बात नहीं होगी, बस सीधा बता दिया जाएगा कि भाई अगर यहां इस ग्राउंड पे पॉइंट से इस टॉप पॉइंट पे कोई लाइन ड्रॉ करी जाए या फिर आप कोई स्ट्रिंग अटैच करो, तब आपका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो ग्राउंड से नापा जाता है और हॉरिजॉन्टल लेवल एक्चुअल ग्राउंड को माना जाता है। गॉट इट? ये मतलब ये तो बेसिक चीज है, ये थोड़ी एडवांस चीज है भाई, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। इसमें तो क्या होगा, आपको सीधा एंगल ऑफ एलिवेशन दिया होगा, आपको टैन थीटा, साइन थीटा, इन सब की वैल्यू लगानी है। इतना तो हमें आ ही गया है क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के आए हैं। आइडेंटिटीज वैसे इसमें नहीं लगती हैं, बट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आएगा, तो उनको अच्छे से पढ़ लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, अदरवाइज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस सॉल्व नहीं होगा। एक बढ़िया चीज ये है कि ज्यादातर जगहों में आपका टैन थीटा का ही रेशियो यूज होता है। क्यों? क्योंकि हम ज्यादातर आपका जो साइड ऑपोजिट है और जो साइड एडजेसेंट है उसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगर लेमन टर्म्स में बोलें तो परपेंडिकुलर और बेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। यूजुअली हाइपोटेन्यूज के बारे में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में बात नहीं होती है, बहुत कम केसेस होते हैं जिनमें बात होती है। जैसे आपका एक लैडर वाला क्वेश्चन हो गया, या फिर एक वो काइट की स्ट्रिंग हो गई, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। बट मोस्टली द क्वेश्चंस आर टू फाइंड द डिस्टेंस एंड द हाइट। बेसिकली वो स्लांट हाइट की बात बहुत कम होती है, तो टैन की चीजें याद कर लेना। टैन 0, 30, 60, 45 और 90 पे कितना कितना होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन।
अब भाई डिप्रेशन से कहीं और ही मत चले जाना, यहाँ पे वो डिप्रेशन नहीं बात हो रही है, यहाँ पे डिप्रेशन बात हो रही है डिक्लाइन की, नीचे। जब किसी चीज को आप खड़े होके अपने आई लेवल से नीचे देखते हो तब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करते हैं। दोबारा से जब हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, जैसे एलिवेशन की बात कर रहे थे, डिप्रेशन की बात करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी प्लेसमेंट बहुत डिफर करती है। पहले क्या था, आपके आई लेवल से ऑब्जेक्ट ऊपर था, अब आपके आई लेवल से ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल नीचे होगा। तब आप क्या करोगे, अगेन आपकी लाइन ऑफ साइट तो बनेगी ही भाई, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो। फिर हम हॉरिजॉन्टल लेवल किसको कंसिडर करेंगे, आपके लाइन ऑफ साइट के सामने जो पड़ेगा इसको हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया जाएगा। एंड देन इन इस लाइन और इस लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा उसको आप बोलोगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन को प्रैक्टिकली क्वेश्चन में यूज करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट एंगल्स का। क्योंकि आपके दोनों हॉरिजॉन्टल लेवल्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई ये वाला जो एंगल है ना वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो हमें यूज करना आसान होता है। क्योंकि हम यहाँ तो किसी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट का हाइट या कुछ नहीं निकाल रहे होंगे, राइट, तो हमें काम किससे होता है, यहाँ वाले ऑब्जेक्ट से, यहाँ वाली हाइट से। तो हम क्या करते हैं, इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव कर देते हैं एंड देन वी सॉल्व इट। क्लियर। स्किप हो गया हमारा डायग्राम में देखना कि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां होता है, एक बार देख लेते हैं फटाफट से। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या है भाई, आई लेवल ये है, जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे है आंखों से, एंड आपका जो हॉरिजॉन्टल लेवल है वो इसको माना जाएगा ना कि इसको। कहीं पता चला जल्दीबाजी में इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बना के बैठ गए और आंसर हो गया भाई गलत, फिर बोलोगे कि फटाफट रिवीजन सीरीज भी करी फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा तो बेटा तब होगा ना जब कॉन्सेप्ट ठीक से लगाओगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भाई ऐसे बनेगा। और अच्छा एक चीज है, ट्रिक ये याद कर सकते हो कि हमेशा आंखों के ऊपर, ऊपर देख रहे हो वहां एंगल बनेगा और नीचे देख रहे हो वहां एंगल बनेगा, समझ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ में। वैसे ट्रिक नहीं है ये, दोबारा से कॉन्सेप्ट ही रिपीट हो गया है, एज सच ज्यादा कुछ फैंसी हम क्रिएट नहीं कर पाए यहाँ पे, बट ठीक है भाई यहाँ पे याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पे जंप करते हैं, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। ऑलराइट, टाइप 1 एन ऑब्जर्वर। अच्छा हाँ, टाइप से मेरा मतलब है, अब देखो बेसिक चीजें तो हम यहाँ नहीं डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज इट इज फटाफट रिवीजन सीरीज। वी डोंट वांट कि हम भाई वही जो है कि भाई वैल्यू पुट करो आंसर निकालो वो वाले क्वेश्चन करें। हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनमें थोड़ा कुछ डिफरेंट लग रहा है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो हमें यूजुअली याद नहीं आता, क्योंकि स्ट्रेट फॉर्मूला याद कर लेते हैं बट वो अप्लाई नहीं हो पाता, राइट। तो अब यहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली वो थोड़े से हायर नोट पे हैं, राइट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्रीज। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखो एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है वर्टिकल, दैट इज अ चिमनी, ये रही भाई, और यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट हमें बताई गई है वो है आपकी 1.5 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद हमें एक चीज बताई गई है कि इस 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी, वो कितनी दूर खड़ी है भाई चिमनी से, 28.5, राइट। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी। बेसिकली हमको ए बी हाइट चाहिए, डीसी हमें पता है, बट क्योंकि ऑब्जर्वर की आईज के थ्रू हमको एंगल गिवन है तो हॉरिजॉन्टल लेवल हम किसको मानेंगे, हम डीई को हॉरिजॉन्टल लेवल मानेंगे यहाँ पे, ना कि बीसी को। क्लियर। देखते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। पहले बात करेंगे उस ट्रायंगल की जिसका एंगल हमको गिवन है। ऑलराइट, इन ट्रायंगल ए डी ई, कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई, tan 45 इक्वल्स टू ए ई अपॉन डीई। अब भाई ये कहां से आया, ये ऐसे आया कि tan जो होता है वो होता है आपका ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये वाला जो एंगल ये बन रहा है यहाँ पे, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ए ई, राइट। अब ध्यान से देखो ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है तो ए बी ऑपोजिट नहीं होगा, ए ई ऑपोजिट होगा, यहीं तक बस, समझ गए। ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, क्लियर। और एडजेसेंट साइड बन जाएगी भाई ये वाली, कौन सी, डीई, क्लियर।
ऑल राइट, नाउ tan 45 होता है भाई आपका 1, रुको अपनी कलम का कलर हम कंटिन्यूड रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, कुछ नया आएगा तब चेंज करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है भाई 1, तो दैट मीन्स AE अपॉन DE E 1 के बराबर हो गया, और DE जो है वो किसके बराबर हो गया भाई, AE के। ऑल राइट, अब DE और AE की वैल्यू हमें मिल गई, लेकिन हमें पता है कि भाई DE की वैल्यू किसके बराबर होगी, BC के, क्योंकि दोनों क्या है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स हैं, राइट। अब कोई इंसान खड़ा होगा तो वो सीधे ही तो खड़ा होगा ना, ऐसा तो नहीं है ना कि उसका सर जो है वो पीछे की तरफ चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। और ना ही चिमनी में कोई किसी तरीके का एंगल बनेगा, दोनों वर्टिकल चीजें हैं। तो मतलब जितना डिस्टेंस BC के बीच में है उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, DE के बीच में होगा, राइट। नाउ वी नो दैट DE equals to B या फिर CB. This implies that BC equals to AE. Got it? ये मिल गई भाई इक्वेशन 1। अब चलते हैं आगे। नाउ हाइट ऑफ टावर इक्वल्स टू AB। AB जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज AE प्लस EB। अब जो लॉजिक हमने DE और BC को इक्वल प्रूफ करने में लगाया था, सेम लॉजिक आपका यूज होगा DC और EB को इक्वल प्रूफ करने में। क्यों? क्योंकि दोनों ही जो है वो पैरेलल लाइंस हैं, और लाइन ऑफ साइट नहीं, हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो पैरेलल लाइन है, वो भी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो आपका जो DC और BE होगा वो भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, EB की जगह हम लिख सकते हैं क्या, DC, और AE की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, BC, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। तो AB की वैल्यू फाइनली पता लग जाएगी आपको। BC की वैल्यू हमें पता है 28.5 एंड DC की वैल्यू इज 1.5, दैट इज 30। तो भाई टावर की हाइट कितनी आ गई आपकी, 30 मीटर्स। गॉट इट? ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। टाइप 2, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। पहले हम क्या देख रहे थे भाई कि हमें हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो भी ऑब्जर्व करी जा रही है, जिसका टॉप ऑब्जर्व करा जा रहा है, उसकी हमें हाइट निकालनी है। यहां पे हमें ऑलरेडी हाइट गिवन है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 to 60 degrees as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. देखो क्या बात हो रही है भाई कि एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक बच्चा है जो कि कितना टॉल है, 1.5 मीटर टॉल है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि वो वॉक कर रहा है। ठीक, पहले जब वो टॉप ऑफ द बिल्डिंग देख रहा है तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्रीज। थोड़ी टेढ़ी बन गई ये लाइन, एक मिनट। ठीक है, और उसके बाद जब वो वॉक करके एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज होके बन गया 60 डिग्रीज। हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बताओ कि जो डिस्टेंस उसने चला वो कितना है, मतलब ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट तक का डिस्टेंस हमें बताना है। ऑल राइट, नेमिंग कर लेते हैं भाई, A B C D E। नेमिंग अलग कलर से करते हैं, थोड़ी दिख जाएगी तो हमें आसानी हो जाएगी। A B C D एंड E। ऑल राइट, और इस पॉइंट को मान लेते हैं हम F। जो डिस्टेंस उसने चला है उसको मानते हैं X, और जो नया पॉइंट जहां पे वो जाके रुका और बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं हम Y। इससे होगा क्या
इससे बस हमें थोड़ा आइडिया लग जाएगा, हमें बार बार साइड्स नहीं लिखनी पड़ेगी, हम सीधा एक्स और वाई में काम कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आई होप उसमें ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है कि भाई जो डीसी है वो आपका ईबी के बराबर होगा, ईडी जो है वो बीसी के बराबर होगा। आई होप दैट इज क्लियर बाय नाउ। ठीक है, ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन आपका। सबसे पहले आप कंसिडर करोगे छोटे वाले ट्रायंगल को, दैट इज इन ट्रायंगल ए बी एफ, tan 60 equals to opposite अपॉन adjacent। tan 60 की वैल्यू है √3, opposite की वैल्यू कितनी है भाई आपकी AB अपॉन FB। √3 इक्वल्स टू AB की जगह आप क्या लिखोगे यहां पे अब y। तो y की वैल्यू भाई आपको यहां पे मिल गई AB अपॉन √3। ऑल्सो जब यहां की वैल्यू 1.5 है तो यहां की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपकी 1.5। दिस मीन्स जो AB की लेंथ है वो होगी 30 माइनस 1.5, दैट इज 28.5। क्लियर? तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं भाई y की वैल्यू, दैट इज 28.5 अपॉन √3। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ABE tan 30, समझ में आ रहा है बेटा कि क्यों tan ही लिए जा रहे हैं हम? क्योंकि हमें AE जो हाइपोटेन्यूज है उससे मतलब ही नहीं है, तो हम साइन और कॉस को क्यों ही कंसिडर करेंगे? हमें काम किससे है? बेस से काम है और परपेंडिकुलर से काम है, दैट मीन्स एडजेसेंट से काम है और ऑपोजिट से काम है। तो हम tan को ही इसीलिए फटाफट से वैल्यूज के लिए यूज कर रहे हैं। ऑलराइट, तो tan 30 आपका बराबर हो जाएगा AB अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू होगी भाई आपकी 1/√3, AB की वैल्यू हमें पता है 28.5 अपॉन x प्लस वाई। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो मिल गई आपको 28.5 मल्टीप्लाइड बाय √3। ये लाइन यहाँ पे हटा देते हैं, लगेगा नीचे कुछ लिखने वाले थे। अब फाइनली अगर हम इस इक्वेशन में से वैल्यू पुट कर लें यहां पे, इसको 1 मार्क कर लेते हैं। नाउ फ्रॉम 1 x प्लस y की वैल्यू यहां से लिखेंगे 28.5 डिवाइडेड बाय √3 इक्वल्स टू 28.5 √3। अब यहाँ पे हमने y के लिए क्यों करा है? देखो y की तो ऑलरेडी हमें वैल्यू मिल गई, x चाहिए हमें इवेंचुअली, क्योंकि हमें x की ही वैल्यू पता लगाने के लिए बोला गया है, क्योंकि x इज द डिस्टेंस दैट द बॉय हैज वॉक्ड। ऑलराइट, तो यहां से x की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, यहीं पे कर लेते हैं, x इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, वहां पे जाएगा माइनस में, तो हम 28.5 जो है वो पहले ही कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे बचेगा √3 माइनस 1/√3। अब अभी तक जब भी आप करते आए हो क्वेश्चंस जिसमें आपकी रूट की वैल्यू इंक्लूडेड होती है, तो या तो आप उसका परफेक्ट स्क्वायर मतलब आप रूट ढूंढ लेते हो और आंसर लिख देते हो, या फिर आप डिनोमिनेटर में कभी रूट नहीं छोड़ते, आप उसको रैशनलाइज करते हो। ऑलराइट, कई बार बच्चे इसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हमारा आंसर गलत आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3, दैट विल बी 3 माइनस 1 अपॉन √3। इसको साथ ही हम क्या कर लेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपल होता है। अगर आपकी रूट की जो वैल्यू है नीचे, अगर सिर्फ रूट है उसमें प्लस माइनस कुछ नहीं हो रहा है, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। और अगर √3 + 1 है या √3 - 1 है, तो उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करो, उसके ऑपोजिट साइन से, मतलब रूट के साथ में जो प्लस या माइनस हो रहा है उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो आपका आराम से रैशनलाइज हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया भाई आपका 3 - 1 वॉज 2, तो ये होगा आपका 28.5 इंटू 2, जो कि आपका 57 आएगा। लिख देते हैं इसको, अपॉन √3 ऊपर ही रहेगा एज इट इज, और √3 इंटू √3 विल बी 3, 3 1 जा 3 9 जा, द आंसर इज 19 √3। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। Type 3, a statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal.
From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degrees, and from the same point, the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degrees. Find the height of the pedestal. अब देखो भाई, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे फिगर का बनाना, ठीक है? तो हमेशा जब भी हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चंस को करते हो, अगर कहीं फिगर गिवन भी है तो भी कोशिश करो कि हमेशा फिगर खुद से बनाओ। क्लियर? तो अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है, 1.6 मीटर्स, ठीक है? और वो एक पेडेस्टल पे है, उसकी हाइट हमें फिलहाल नहीं पता। और इस पेडेस्टल इस स्टैच्यू को जब एक पॉइंट से देखा जा रहा है ग्राउंड पे, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्रीज का, राइट? यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, लाइन ऑफ साइट वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पे सीधा ग्राउंड से एंगल ऑफ एलिवेशन बताया गया है। और जब इसी पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप को देखा जा रहा है, तब कितना एंगल बन रहा है, 45 डिग्रीज। हमें क्या बताना है भाई? हमें बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो बेसिकली हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये चीज चाहिए, ठीक है? तो हम दोनों ट्रायंगल्स को यूज करके हम क्या करेंगे, एक रिलेशन बैठाएंगे। दोनों ही ट्रायंगल्स में डीसी कॉमन है, तो हमें पता चल रहा है कि भाई हमें एट द एंड डीसी को एलिमिनेट करना है, और हमें क्या होगा, ए बी और बीसी के बीच में क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा, एंड विल सॉल्व इट। ऑलराइट, तो सबसे पहले उठाते हैं भाई इस छोटे वाले ट्रायंगल को। इन ट्रायंगल BDC, tan 45 equals to opposite upon adjacent। तो tan 45 होता है 1 और opposite की वैल्यू है आपकी BC, बेस है आपका मतलब adjacent है आपका DC। तो DC की वैल्यू भाई किसके बराबर मिल गई हमको, BC के। ये हो गई भाई इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ACD, tan 66 तो लगी रहा है, समझ जाओ, ठीक है? तो tan 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। tan 60 की वैल्यू होती है बेटा √3, और अपोजिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, AC अपॉन DC। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं √3 इक्वल्स टू AC अपॉन BC, यहाँ लिख दोगे फ्रॉम 1, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन से हमसे डीसी और बीसी की वैल्यू हमें पता है बराबर होती है, तो हमने डीसी की जगह क्या लिख दिया, स्ट्रेट बीसी लिख दिया। अब √3 इक्वल्स टू एसी को आप डिवाइड करके कैसे लिख सकते हो, ए बी प्लस बीसी अपॉन बीसी। क्लियर? अच्छा जी, बीसी को ऊपर ले जाओ यहाँ पे, √3 BC इक्वल्स टू 1.6 प्लस BC। सही है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं जी। आगे बढ़ते हैं, अब तो बस कैलकुलेशन का पार्ट रह गया। बीसी को इधर ले जाओ, बीसी कॉमन, यहां बचेगा √3 - 1 इक्वल्स टू 1.6। बीसी आ जाएगा यहां से 1.6 अपॉन √3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें एक जो रूट की वैल्यू है वो ऊपर मिल जाए, रैशनलाइज कर रहे हैं। तो नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा भाई। तो 2 से हम क्या करेंगे, अब 2 कैसे बचेगा ये सोच रहे होंगे आधे बच्चे, रैशनलाइज करोगे √3 - 1 √3 + 1 a + b a - b इज इक्वल